नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम भेंट मुलाकात में। आज हम बात करेंगे कारगिल योद्धा लॉन्स नायक दीपचंद नायक जी से। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, जय हिंद। जय हिंद सर। सर, आपकी जो एक साहस है, हिम्मत है, ये चीज़ कहा जाता है कि हिसार के एक छोटे से गांव से निकल के आए हैं आप, और आर्मी में आना आपका शायद कुछ कहानी किस्से के बाद आप उस आर्मी में ज्वाइन किए हैं। क्या था ये सफ़र? मैम, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, मेरा गांव छोटा नहीं है, बहुत बड़ा गांव है। मैं पंचग्रामी गांव पावड़ा हिसार हरियाणा का रहने वाला हूं। और शुरुआत जो हुई है घर से होती है। आपके पालन पोषण कैसे हुआ, तो सबसे पहले मैं मेरे माँ बाप को चरण वंदन करता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ, और उसके बाद इस भारत भूमि को नमन करता हूँ। क्योंकि माँ बाप को इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे पैदा किया। अगर वो मुझे इस संसार को नहीं दिखाते तो नायक दीपचंद थोड़ी होता। तो सबसे बड़ा योगदान मेरे माँ बाप का, और उसके बाद में मेरे दादा दादी का आता है। तो मुझे जो शिक्षा मिली है वो मेरे दादा दादी से मिली ज़्यादातर, क्योंकि मेरे पिताजी काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। तो मेरे दादा दादी के छत्र छाया में हमारा पालन पोषण हुआ है। 6 भाई बहन हम लोग, 4 बहनें, 2 भाई, सबसे बड़ा मैं। तो जब उस टाइम दीपावली के ऊपर फोटो फाटो आते थे, आजकल तो हम लोग हर जगह चलते हैं, गांव में कोई लगाता भी नहीं है कैलेंडर वगैरह। तो दीपावली पे घरों में चूना गेरू होता था, सब कुछ होता था। तो पुराने पोस्टर लगाए जाते थे। तो जब नए पोस्टर आते थे उसमें शहीद आजम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, संतोषी माता, सब ऐसे आते थे, हनुमान जी, राम, जो भी है। तो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो आती थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो वो बहुत दिल को एक इंट्रैक्शन कर गई, मतलब बचपन से ही। तब मन में आता, तो मैं मेरे दादाजी को वही बात करता था कि मैं फौजी बनूंगा। तो मेरे दादाजी भी ऐसे होते, चलो बच्चा है, उसने बोला हाँ ठीक है बनना बोले। तो बस वहीं से एक सिलसिला शुरू हुआ। और बार बार मैं खेती में भी जाता था मेरे दादा के साथ में, तो वही बार बार बोलता था मैं फौजी बनूंगा। तो मेरे दादा मेरे को फिर 71 वार और 65 वार, 1947 में कैसे देश आज़ाद हुआ, कैसे एयरक्राफ्ट आते थे, कैसे अंग्रेजी सैनिक आते थे गाँव में, तो क्या कौन से पैसे चलते थे उस टाइम, तो वो बातें बताते रहते थे। मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था। आप कारगिल युद्ध में रहे, और कारगिल युद्ध के दौरान वो जो घटनाएं हुई आपके साथ, उसको संक्षिप्त में बताइए। जिस समय आपको मतलब आपको अपना पैर भी गंवाना पड़ा, हाथ पाँव, तो मैंने 3 पराक्रम में भाग लिया है युद्ध भूमि के अंदर। से पहले मैं ऑपरेशन रक्षक में था, जो जम्मू एंड कश्मीर में थे। पहली बार हमको AK-47, 56 देखने का मौका मिला। हम लोग जब मौका मिला जाने का कश्मीर की पोस्टिंग, तो बड़ा उत्साह था। मगर हमारे उस्तादों ने बोला कि भैया हम लोग टूरिज्म नहीं जा रहे हैं, हम लोग तो उन दहशतगर्दों को नाश करने के लिए जा रहे हैं जो हमारे सब्र को नाश कर रहे हैं, हमारा रोल अलग है बोले। तो हमको समझाया। तो उस धरती पर जैसे ही हम लोग कश्मीर की धरती पर हमने कदम रखा, पहली बार बर्फ़ को देखा, पहली बार गुलमर्ग, तंगमार्ग में बर्फ़, ऐसे नज़ारा, मतलब तो एक अलग रोमांचक भी था। मगर उस रोमांच के साथ में हमारी ड्यूटी अलग थी, मतलब तो हमको फिर वहाँ पर जो पुरानी फौज थी, डिसिप्लिन था। पहली बार AK-47, 56 को देखा, 10 बार हाथ में लेते थे कि ऐसे देखते थे कैसे फायरिंग। फिर 2 महीने की हमको ट्रेनिंग दिया गया कि ये कैसे चलती है गन, कैसे क्या करना है। उस एरिया के बारे में बताया गया कि कैसे आपने कोडन करना है। हमारी तोहफे जमा हो चुकी थी। तो बस 2 महीने ट्रेनिंग दिया उन लोगों ने, जो पुराने सैनिक थे हमारे को। उसके बाद पूरा एरिया हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करता था। हमारे को गाँव अंडर आते थे। हमारा पहला जो वो था उड़ी सेक्टर, आपने नाम सुना, उसके अंदर बारामूला डिस्ट्रिक्ट है। तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर पट्टन, निहालपुरा, सागरी, भटपुरा, जीरन, ये चीज़ों के अंदर हमारा पूरा बटालियन बांट दिया गया था। पूरी बैटरी से बोलते थे हमारे, तो हर बैटरी को बांट दिया गया था। और हमारे अंडर में बहुत से गांव दे दिए गए थे। और जैसे मैं हमारे रेजिमेंट में आया, तो एक खुफिया विभाग था हमारे बटालियन का, तो मुझे उसमें मौका मिला। कई जगह मुठभेड़ हुई हमारी, तो 8 आतंकवादियों को मारने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ ऑपरेशन रक्षक में। और 8 महीने तक मैंने खुफिया विभाग के अंदर में ड्यूटी किया। और उसके दौरान में एक हमारे जवान शहीद हो गए, नायक अवतार सिंह सर, और एक ऑफिसर्स को भी गोली लगी, जो अभी ठीक है। तभी कारगिल के अंदर पता चला कि भाई ये हमारी इन्फेंट्री में अटैक कर दिया, मगर हम लोगों तो इसलिए हमने सोचा वहाँ भी कोई दहशतगर्द आ गए होंगे, 2-4 होंगे, निकल जाएंगे, ऐसे होगा। मगर धीरे धीरे कर पता चलता रहा कि नहीं, तो भारी बढ़ता जा रहा है। हमारी जो भी प्लाटून आती है वो सदस्य को वापस ही नहीं आ रहा है। बीच में फिर हमारी कैप्टन कालिया साहब की बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, वो पूरी न्यूज में बहुत फैला। फिर मूव आ गया नीचे से फौज का आने का, मगर हम लोगों को स्टैंड बाई था, हम तो वहीं ड्यूटी कर रहे थे। मगर जो नीचे से सेना आनी थी, आगरा, दिल्ली, मेरठ, जहाँ से भी आ रही थी, वो लेट हो रही थी, बट टाइम लगेगा। तो मौका हमें मिल गया। और सैनिक तो इसी के लिए मतलब दिन का इंतजार करता कि कब युद्ध होगा और कब मैं अपनी मातृभूमि का कुछ कर्ज अदा करूं। तो हमारे लिए बहुत मौका है, मेरे लिए तो बहुत सुनहरा मौका था कि मूव टू कारगिल। आज भी जब वो बातें गूंजती हैं तो बड़ा आनंद आता है। तो हम लोगों को 48 आवर्स का टाइम मिला
और हमारे अंदर जोश इतना था, हमारे सीओ साहब ने भारी पलटन, बिल्कुल भारतीय तोपखाने की छोटी सी पलटन है जिसका नाम ही लाइट है मगर काम हैवी है। हम वो चीटी हैं जो हाथी को गिरा देते हैं, मतलब ये पूरे जोश के साथ आप गए थे मतलब? अरे जोश क्या मैम, हमको तो मौका था कि साला रातों रात पहुंच जाए, मगर 40 हेड के जगह 24 घंटों के अंदर ही अपनी तोपों को हमने तलोलिंग के ऊपर लगा दिया था। उस टाइम कंपटीशन हो जाता है कि हम किसी से कम थोड़ी हैं, क्योंकि आप भी उतने बलशाली, आपको भी ट्रेनिंग वही मिली, हमको भी ट्रेनिंग मिली है, तो हम अपने आप को कायर क्यों कहलाएं। और हमारी सरजमी के ऊपर दुश्मन ने पांव रख दिया और हमारे जीते जी हमारी मातृभूमि पर दुश्मन पांव कैसे रख सकता है। तो एक अलग जुनून था, जोश था। और ये मौका तो आप बताइए 71 वार के बाद में साला 99 का मौका, इसको हाथ से थोड़ी जाने दिया जाएगा, साले को रगड़ देंगे। हम लोग ऐसे सोच के चले थे और बस चढ़ाई शुरू कर दिया और अपनी तलोलिंग पहाड़ियों के ऊपर हमने अपनी तोपों को लगा दिया और बस वहीं से शुरुआत कर दिया। और हमारी बटालियन और हमारे लिए एक सुखदायी जो एक वो बोलते ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, हमारे लिए पूरे दरवाजे खुल चुके थे। हजारों तोहफे फायर कर रही थी, जो भी आ रही थी सब तोहफे फायर कर रही थी, बहुत भारतीय आर्टिलरी थी, मगर किसी का गोला उधर गिरा था, किसी का उधर गिरा था। मैं ये नहीं बोलता कि मैं बेस्ट फायरर था, मगर भगवान ने दरवाजे खोल दिए थे। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही पहला राउंड फायर किया, पहला राउंड ही तलोलिंग के ऊपर गिरा और गिरते ही बोला भैया स्टैंड पास, ये बैरिंग डाटा यही लॉक कर दिया जाए। अभी हमको नहीं पता था पहली बार तो कि वो तलोलिंग पर गिरा है। हमने सोचा बैरिंग डाटा, हमने सोचा गलती हो गई है और अपने बंदों पर ही राउंड गिर गया है। ऊपर से ऑर्डर आ चुका था कि भाई जैसे भी है स्टैंड पास हो जाओ। डाटा डूटा चेक किया, हमने सोचा गलती होगी, मेरे हवलदार ने चेक किया, बोला सही है। सेना के अंदर आपने गलती कर दिया, सीधा कोर्ट मार्शल। और मैंने सोचा मेरा हवलदार भी जाएगा, मेरा हवलदार बहुत ही इंटेलिजेंट हवलदार सुभाष चंद्र, जम्मू के रहने वाले, तो हमारा देखिए रंगमंच की पुतलिया और हमारा लक्ष्य एक ही है। मगर जब उन्होंने बैरिंग डाटा चेक किया और चेक करने के बाद में हवलदार जी से हाथ मिला, वेल डन, और मेरे हाथ कंधे पर रखा और बस चले गए। तो हम डाउट में पड़ गए कि कौन सा वेल डन देके गए, तब भी समझ में नहीं आई। फिर बाद में हमारे जो बैटरी कमांडर साहब थे, संजय गोस्वामी साहब, वो वगैरह आए तो बोला भाई कौन तुम, हरामी भाई गोली देते रहते थे, बहुत अच्छा काम किया, रेजिमेंट के लिए शान है, ये था वो था। पहला राउंड को फिर हमने भारत माता की जय, वो था। और वही डाटा पूरी भारतीय आर्टिलरी को दिया गया जो हम लोगों ने लगाया था। तो हमारी रेजिमेंट भले ही छोटी थी, मैंने बोला ना कि काम हमारे बहुत बड़े थे। शुरुआत हमारे लिए इतनी अच्छी हो चुकी थी, जैसे आज वनडे क्रिकेट खेलते हैं, शुरुआत अच्छी हो जाए तो बंदा 200 रन बना देता है, और हमने तो फिर 10,000 राउंड फायर कर दिए। शुरुआत अच्छी होगी तो देख लो आप। अच्छा, कारगिल जीत के बाद एक आपके तरफ से एक डायलॉग आया था कि मैं जीत का भूखा हूँ, मैं बारूद मांगता हूँ, मतलब आप ये तलोलिंग पे बोला था मैंने। जो हमारे सुबेदार भंवर सिंह साहब थे, वो अम्युनिशन लेके आते थे, वो मुन्नू क्या खाओगे, राशन लेके आते थे। तो अब मैंने ये बोला, मैं साहब क्या राशन फासन के पीछे पड़े हो, हमें राशन मिले ना मिले। वो क्या ट्रक आते थे हमारे पास, साहब राशन छोड़िए, आप जितना हो सकता अम्युनिशन लेके आओ। तो बंदे बोलते थे क्या अम्युनिशन क्या खाओगे यार, मरोगे क्या इतना अम्युनिशन। लेकिन हम बोलते थे राशन नहीं भी मिलेगा तब भी चल जाएगा, मगर अम्युनिशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो वो इसलिए बोला था कि अम्युनिशन कम ना पड़े, डिजिट एरिया है। और हमारा तो पूरा काम था, क्योंकि आर्टिलरी का बम जब गिरता ना, मैं पूरा हैंड ग्रेनेड नहीं तोड़े बंकर। हम लोग एक आर्टिलरी क्या थी, जैसे आर्टिलरी पहुंची है, पूरी विजय जो का जो श्रेय है ना, वो भारतीय तोपखाने को जाता है। आपको मीडिया के माध्यम से नहीं पता क्यों जाता है, क्योंकि हैंड ग्रेनेड से इतने बंकर नहीं टूटे हैं, हजारों टन गोले गिरे हुए तब जाके बंकर टूटे। हम लोग एज ए डायरेक्टर थे वहां के, पूरा गोला बारूद तोड़ दिया, तब इन्फेंट्री को मूव करने के लिए बोलते थे कि अभी आप मूव करिए, तहस नहस कर दिया है। फिर चिटपिट जो बाद में ये शहादत हुई, ये हुई है ना, वो हमारे बाद में हुई, वरना जब तक हमारे नहीं थे तब तक हो गई थी। हमारे आने के बाद हम लोगों ने कम शहादत होने दिया। भारतीय तोपखाने ने बहुत भारी काम किया, ये रिकॉर्ड में भी लिखा हुआ है। वो तो हमारे लखविंदर साहब थे ब्रिगेडियर, वो हमारे ब्रिगेड कमांडर थे। धुआंधार फायरिंग होती थी, कभी भी घबराते नहीं थे, मतलब बिल्कुल खड़े रहते थे कंधे से कंधा मिला करके। तो ये एक मौका था, और बहुत इस मौके को, इसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान था, पूरी आवाम का बहुत बड़ा योगदान था। इस कारगिल युद्ध के अंदर हम लोगों ने 8 जगह गन पोजिशन को चेंज किया था। कोल्ड एरिया था, आपको भी पता है कितना ठंडी थी, ये था, माइनस टेम्परेचर था। हमारे पास नॉर्मल ड्रेस थी, क्योंकि हम लोग युद्ध के लिए नहीं आए थे, हमारे पास ऑपरेशन रक्षक के लिए हमारा टारगेट था। हमारी तोहफे जमा थी, दोबारा जैसे भी वो अर्जुन और उन्होंने निकाले थे अपने हथियार, तो हमने भी अपने तोहफों को निकाला, साफ सफाई किया और युद्ध के लिए। और युद्ध में क्या था, रात को वहां फायरिंग होती थी, दिन में नॉर्मल बंकरों के अंदर, कोई बंकर तो अब आजकल तो बन चुके हैं, निर्मल कोई भी खड्डा फड्डा कोई भी दिखा ना, वहीं घुस जाते थे। वहां पर ऐसा कोई साधन नहीं था कि आपको ले भैया, अभी तो आजकल तो जैसे आप बैठे हो जी, बिस्लरी बोतल ले आओ, फलाना ले आओ, उन बहता हुआ नाला है, वही पानी चल रहा है, नहाने धोने का कोई टाइम मतलब नहीं था, बारिश हो रही थी।
लेकिन फिर भी इन परिस्थितियों के अंदर भी अगर कोई खड़ा है तो वो सैनिक खड़ा था मैडम। और ये जीते जागते हम लोग आपको बोल रहे हैं, क्योंकि जूते फट चुके थे, रस्सियों से जूते बांधे गए थे। और ये नहीं, रस्सियों से क्यों बांधे गए, क्योंकि नीचे से बाकी चीजें आ सकती थी, ये नहीं आ रहा था। और ये किसी को डिमांड भी नहीं थी कि साहब जूता फट गया, क्योंकि ये चीजें सैनिक देखता भी नहीं है। सैनिक अपनी चीजों को ना देख के उसे जीत का एक जुनून होता है मैडम कि सैनिक आगे बढ़ना है। तो मैंने बोला ना कि सैनिक तो बलिदानी, बलिदान क्या होता है आप बताइए। बलिदान का नाम ही सैनिक है। अगर कोई बलिदानी शब्द लगता है वो सैनिक के पीछे लगता है। आप बताइए बलिदान क्या देता है? वो बचपन में अपना प्यार त्याग देता है, माँ बाप का है, यार दोस्तों का है। जिस टाइम आज देखिए आप 25-25 साल तक बंदे पढ़ाई कर रहे हैं, और जब एक सैनिक 17-18 साल का चला जाता है, जिसको कुछ पता नहीं। जब हम भर्ती हुए थे हमारे टाइम में तो कुछ आता भी नहीं था, चिट्ठी पता चलते थे। लड़ाई में तो हमारे घर वालों को ये भी पता नहीं था कि हम लड़ाई में है क्या, क्योंकि हमको तो वहां से मुंह का ऑर्डर मिल चुका, और उसके बाद में चिट्ठी ना कोई संदेश, न जाने कौन सा देश कहाँ तुम चले गए। एक चीज है, क्योंकि आप आर्मी में रहे हैं, आर्मी के बाद अब सिविलियन लाइफ में रह रहे हैं, कितनी मुश्किल आई? क्योंकि आर्मी में बहुत डिसिप्लिन होता है, आर्मी का एक कल्चर अलग होता है, आर्मी एक मातृभूमि के लिए लड़ती है। और जब आप सिविलियन होते हैं तो आपको कभी महसूस होता है कि मैंने जिस देश के लिए इतना कुछ किया, वो चीज़ें जब यहाँ आके ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे ये चीज़ें। मैडम बहुत फीलिंग आती है, लेकिन उसके लिए कर भी क्या सकते हैं। यहाँ कई बार आगे सोचते हैं कि जैसे भगत सिंह ने बोला था कि यार इन गद्दारों के लिए मैंने फांसी खा ली, तो कई बार मन में ये विचार आता है, क्योंकि बहुत देशवासियों को नहीं पड़ा। ऐसा नहीं कि पूरा देश नहीं, बहुत देश के लिए बहुत आप जैसे बंदे भी हैं, जो अच्छे बंदे भी हैं, जो मतलब कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। मगर बहुत सी आवाम ऐसी है उनको कोई मतलब नहीं सैनिक से। आज भी मैं बता रहा हूँ, आज भी हम जाते हैं, जनता सीट तक नहीं देती है कि भाई साहब आप नीचे की सीट नहीं आपकी ट्रेन में, आप बैठ जाओ। नथिंग आर्मी के नाम से टोल प्लाजा में चले जाओ, नेता भी नेता आता, दरवाजे खोल देते हैं जैसे देश वही चला रहे हो। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। और नेता फौजी आदमी बोलते हैं हमारे जैसी कंडीशन, नहीं सर लागू नहीं है, आप रिटायरमेंट हो गए हो। अरे देश के लिए इतना कुर्बानी दे दिया कि आप 20-50 रुपए के लिए छोड़ नहीं सकते? नहीं छोड़ेंगे। क्या करोगे आप? किसको बोलोगे? किससे झगड़ा करोगे आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह लाइन है। और दूसरी बात, जनता बेवकूफ है। सपोज करो हमारे लिए एक हैंडीकैप डब्बा बना के रखा हुआ है, हम तो पढ़े लिखे हैंडीकैप हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? सपोज करो गवर्नमेंट ने हमको मुखबदर हो, अंधे भी हो, कोई भी हैंडीकैप के लिए बोगी बना के रखी हुई है। वहां पर बोगी में कौन मिलेंगे? सीआरपीएफ, जो ड्यूटी वाले बंदे, या फिर जो आम नागरिक जिनको पता चलता खुली जगह में बैठ के जाएंगे। मतलब क्यों हम दूसरे का हक छीनने की कोशिश करते हैं? भगवान ना करे कि ये कंडीशन में कोई जिंदा, क्योंकि जिसको पीड़ा रहती है उसको ही पता चलता है कि तकलीफ क्या होती है। मानते ना बात को? तो पीड़ा को कोई नहीं देखता। आज भी संसार में हमारे जैसे बंदे मिलते हैं। आज हजारों लाखों आदमी मेरे फॉलोअर है, क्या उस फॉलोअर का फायदा लगेगा? सब आदमी सिर्फ किसी को मुझ अच्छी लगती है, किसी को चेहरा, किसी को हंसी, मगर इसके पीछे का दर्द कोई नहीं जानता। मानते ना बात को? आस और आश्वासन सब देते हैं। मैंने बोला ना आपको, बहुत आदमी बिल्कुल आश्वासन देते हैं, सहायता 1% ही कोई करता है, और वरना किसी को भी नहीं पड़ी हुई आज सैनिकों के लिए कुछ करें। आज हमारा देश कहाँ पहुंच चुका है? चांद पर पहुंचा। जनता ने जगह भी ले ली कि एक गुजराती ने वहां पर ले लिया। देश के अरबपति आदमी में हमारे नाम आते हैं, हिंदुस्तान के बंदों आते ही नहीं आते हैं। सब कुछ खोज किया, जीरो खोज किसने किया? भारत ने। हर चीज भारत ने किया। संसार के अंदर आप ये बताइए, ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा हम लोगों को जिसने ये जातिवाद फैलाया हो कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये एससी है, ये बीसी है? किसने फैलाया मैडम ये बातें? कोई ना तो ढूंढ। आज देखिए, आज हमने इतना आविष्कार कर लिया कि हम पत्थर को देख के बता देते हैं एक इतने ईस्वी पूर्व का था। और ये कौन बताएगा कि भैया ये बंदा कौन गद्दार आदमी था जो ये पैदा करके गया कि ये भैया आदिवासी है, ये फलाना है, ये नाई है, तेली धोबी है? उसको ढूंढने वाला आदमी चाहिए। मैं तो उसको सोचता हूं कि दंडवंत प्रणाम करें। पहले बात तो जिंदा नहीं है जिसने किया हुआ, तो साले को, उसको जैसे औरंगजेब को हम गाली देते हैं, उसको गाली तो दें कम से कम, चाहे वो कोई भी बिरादरी का हो। किसने पैदा किया ये बताइए? यहाँ आने के बाद हम कोई पगड़ी बांध लेता सरदार बन जाते हैं, किसी का मुंडन कर दिया तो मुस्लिम बन गया है, किसी ने वो पहन लिया तो टोपी पहन लिया तो वो बोले भैया ये ईसाई है, हमने टीका लगा लिया तो हम हिंदू हैं। वाई हम भारतवासी कब बनेंगे? मगर मुझे बहुत संतुष्टि है, भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न प्रांतवाद, क्षेत्रवाद से इकट्ठे होकर के जो चीज बनी है वो बनी है भारतीय सेना। तो ये एक प्राउड की बात है। तो जब मैं सेना में आया तब हमको जानकारी हुई कि दूसरी कोई वो है, वरना मेरा पालन पोषण ऐसे हुआ। आज मैंने मेरे बच्चों को भी वही किया है। आज मेरे सामने कोई सिंगर, कोई कुमार, कोई चंद, कोई शर्मा फरमा कुछ नहीं लगता है, सिर्फ दीपचंद दीपचंद दीपचंद। और मेरे बच्चों को भी वही सिखाया है मैंने
किसी चीज में नहीं ना, क्योंकि हम राष्ट्र सर्वप्रथम रखते हैं। जिस तरीके से आप राष्ट्र की बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से आप एक समाज के सभी वर्गों की बातें कर रहे हैं, इसमें एक चीज़ देखी जा रही है कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो सैनिक अब राजनीति में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो राजनीति ज्वाइन कर ले रहे हैं। उनका राजनीति में जाना कितना सही लगता है आपको? देखो, राजनीति में अगर वो जाते हैं भी, जैसे भी बहुत से आदमी सेना में आना चाहते हैं, मैं पहले वो बताता हूँ, सेना में इतना आसान नहीं, पहली बात तो आना, आ गए तो ट्रेनिंग इतनी आसान नहीं है, फिर वो बंदे कोई भाग भी जाते हैं अभी देखो, क्योंकि सेना में इतना आसानी से कोई ट्रेनिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत कष्टदायी है। मानते ना मत करो, आज के युवा जो कष्ट सहन कर रहा है वही कर सकता है, वरना सेना में इतना आराम नहीं है। आप लोगों को दिखता होगा चकाचौंध की जिंदगी, यार फौजियों के आज ये ड्रेस पहन लिया, वो ड्रेस पहन लिया, वो हमें अंदर पता चलता ना। 24 घंटे हमारा पेट्रोल लगा रहता है, ये रूटीन बनी हुई है सेना में। जितने रूल रेगुलेशन सेना में है उतनी सेना सुखी है। देखिए आप सेना के अंदर बिना ड्यूटी, बिना बताए बंदा 2 घंटे बाद ड्यूटी पर अपने आप ही ऑटोमेटिक पहुंच जाता है, अपने टाइम से खाना बनता है, अपने टाइम से हर काम चल रहा है, क्योंकि रूल बने हुए हैं। सेना में कोई किसी को मारता नहीं है, किसी को थप्पड़ नहीं मारता, कोई गाली ग्लोव्स नहीं होता, नहीं तो वहां पर बंदूकें रहती हैं। हमारी में तो होती है, इसका मतलब तो यहाँ तो हम तो बंदूकें अपने आप मारते नहीं, रूल बनाए गए हैं। कोई किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाता, कोई हाथ से काम नहीं करता। अगर हम घास भी काट रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, हथियार सफाई भी कर रहे हैं तो हम ही कर रहे हैं। हम तन मन धन से काम करते हैं, हमको पता ही हमने ही करना है। तो वो चीजें हैं। उसी तरह आपने क्या क्वेश्चन पूछा था अभी, राजनीति में आने के लिए, राजनीति में भी आने के बाद में जिस जोश और सोच से, जैसे हमारे जनरल वीके सिंह जी आए थे और हम लोगों ने, जितने भी भूतपूर्व सैनिकों ने और पूरी भारतीय सेना ने बड़े जोश से भेजा था कि हमारे जनरल साहब जाएंगे और ये रक्षा मंत्री बनेंगे और देश की सेना का और उद्धार होगा। मगर वहां जाने के बाद में आपको पता ना कि राष्ट्र सर्वप्रथम न होते हुए पार्टी सर्वप्रथम कर देते हैं हम लोग। आज भी वही चल रहा है। आज भी कोई भी पार्टी आ जाए, आप मेरे को बताइए, हर चीज के मुद्दा बैठता है कि इस डिपार्टमेंट में ये हो रहा है, ये कर्मचारी वो हो रहा है। कभी आपने देखा किसी एमपी एमएलए की कोई फैसिलिटी कम करते हुए? आज हमारे जैसे आदमी भले युद्ध भूमि के बाद में हाथ पांव गए हो, क्या फैसिलिटी ट्रेन में किराया तक माफ नहीं है? वाई? क्यों? आज हमने जिस देश के लिए युद्ध लड़ा, मंदिर मस्जिदों में कहीं जाते हो आप ना, तीर्थ स्थान पे, फौजियों तो क्या है भाई, नहीं है। और बाकी आप बताइए, सारा कल का प्रधान भी बनेगा ना, वो कौन से नगर सेवक क्या बोलते हैं आप लोग, पार्षद पुरुषद भी, तो ऐसे आते थे। तो ये आप लोगों ने भी क्वेश्चन उठाना चाहिए, मीडिया ने भी, क्योंकि आजकल मीडिया क्या दिखाती है, नुक्कड़ सभा, आइए ये देखिए हिंदू के बारे में ये बोल दिया, ये देखिए मुस्लिम के बारे में ये बोल दिया, नुक्कड़ सभा करते रहते, और कोई ये नहीं बोलता आइए ये देखिए गलवान घाटी के हीरो की बेटी। कभी मुद्दा उठाया? मैं आंखें तरस गई ये चीज के लिए। मेरे जैसे आदमी को पहले टीवी में बुलाया जाता था, वो बोले जी जो हम बोलेंगे वो बोलो। मैंने बोला भैया किसी और से बुला लो, हम तो अपने घर पर दाल रोटी खाए खुश हैं। हमने आपको पूरा मौका दिया। नहीं, वो नहीं, मौके की बात नहीं कर रहा, मौके नहीं है, कोई जंग लड़ जाती। मैंने ये बोला है कि अपना जमीर क्यों बिक्री कर रहे हो। मेरा कहना मतलब राष्ट्र सर्वप्रथम, जिस तरह सैनिक सोचता है ना, उस तरह आवाम को भी सोचना चाहिए। आप मेरे को बताइए, अभी आप लोगों ने बीच में दिखा देखिए तैमूर पैदा हो गया, क्या उसे तैमूरी पैदा हो, बाकी देशों में बच्चे नहीं पैदा हुए? आप मेरे को बताइए, आप मेजर पद्माचार्य की बेटी कारगिल गर्ल्स बोलते हैं, किसी टीवी वाले ने नहीं दिखाया उसको कि देखिए ये कारगिल गर्ल्स उस टाइम कितने दिन की थी और आज ये 22 साल की होगी। इनके पिताजी ने इनको देखा नहीं है और पिताजी शहीद हो गए कारगिल लड़ाई लड़ते लड़ते। तो क्यों नहीं ऐसी वीरांगनाओं को, वीर के बच्चों को दिखाते आप लोग? क्यों नहीं उस वीरांगना को दिखाते? देखिए ये मासूम की उम्र, आज जो वीरांगना है उनकी कितनी उम्र थी? 20 साल उम्र थी, किसी की 21 साल उम्र थी, उनके बच्चे किसी का 6 महीने का था, किसी 1 साल का था। आज समाज को पता ही नहीं है। मैं तो इसकी सबसे बड़ी गलती मीडिया की है, जो आज बिक्री हो चुकी है बहुत सी मीडिया, जो दिखाता नहीं सच्चाई। अगर वही मीडिया हर सैनिक की कहानी को दिखाया जाए, हर रोज हर चैनल के ऊपर, आप देखिए हर चैनल के ऊपर जब भी आप देखो ये हो गया, ये पार्टी 2021 में वो कर देगी, वो कर देगी। अरे देश के बारे में तो कोई नहीं बोल रहा ना कि मेरा भारतवर्ष वो हो जाएगा। सब क्या बोलते हैं, मैंने किया। सैनिक कभी नहीं बोलता मैंने किया। सैनिक बोलता राष्ट्र सर्वप्रथम, जो भी किया है इस आवाम ने किया, हम सबने मिलकर किया है, और हमने भी जो कुर्बानी दी है ना, कोई एहसान नहीं किया। हमारे अंदर खुद के अंदर खुजली थी। किसने बोला था हमको फौज में जाने के लिए? अपनी मर्जी से गए थे। कोई गम नहीं है कि ये हो गया, मुझे आज तक की गम नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को फौज के लिए चुना था। ना इसमें मेरे घर वालों का दोष है, ना किसी गवर्नमेंट का दोष है, ना मेरे बीवी बच्चों का दोष है। मैंने चुना था और मैं अपने जीवन से खुश हूं कि मैंने जो चीज चुनी थी उसमें मैं बिल्कुल सफल हूं। आपका इतना जोश, इतना एक जो भारत देश के लिए कुर्बानी वाली बात है, इसमें मैंने आपके साथ जब भी बात
कर रही हूँ तो मुझे एक आपका ये खुशमिजाज लग रहा है कि मतलब आपने अपना अंग गंवाया है, अपना एक सुनहरा जो उम्र था, एक सुनहरा समय था, वो आपने सेना के लिए दिया है और आप बहुत खुशमिजाज रहते हैं। आप हमेशा कुछ किसी बात में गाना गुनगुनाते हैं। आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मैडम देखो, इस हंसी के पीछे है ना दुख बहुत है जी। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, इस हंसी के पीछे बहुत बड़ा एक दुख है, मगर मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब मेरे दुखी होने से मेरा संसार दुखी हो, मेरा परिवार दुखी हो। क्योंकि क्यों मैं बोलना चाहता हूँ दुखी, एक तो ये कि आज समाज में जो मैंने अभी बोला ना कि जागरूकता होनी चाहिए, जागरूकता बहुत जरूरी है और सैनिकों के प्रति हर मौके पर देश की मीडिया को, देश की आवाम को साथ देना चाहिए। और मैं दो बातें बोलता हूँ, एक आवाम के लिए और आप लोगों के लिए। चलते चलते आपकी एक वो कविता जो हाँ मैं बताता हूँ वो भी। पहले तो मैं ये बताऊँ कि खुश रहना खुशी है तुम्हारे लिए, खुश रहना खुशी है तुम्हारे लिए, खुश रहना खुशी है तुम्हारे लिए, कोई गम आए तो छोड़ देना हमारे लिए। तो हमेशा हंसते गुनगुनाते और खेलते रहोगे ना, तभी आप खुशी रह सकते हो। वरना चेहरा मुरझाया हुआ कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा, तो बंदे फिर ऐसे डामाडोल तो गाड़ी रहेगी। जीवन को जीना है ना तो मस्त क्लास जियो। हर रोज आपको जीवन मिलता है, मृत्यु कब आएगी आपको नहीं पता, सोए में रह जाओगे। मगर जिससे भी मिलो पहली और आखिरी बार मिलो, और जब भी उठो नित्य इस मातृभूमि को नमन करिए, उस माँ बाप को नमन करिए जिसने आपके संसार को दिखाया है, और ये सोचिए कि आज मैंने किसके लिए क्या कार्य कर रहा है। मैं भी अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, कोई एहसान थोड़ी कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा कष्ट होता है, क्यों होता है? क्योंकि मेरी बीवी कभी काम पर जाती थी, मेरा छोटा बच्चा था, तो मैं उसके जूते बांधने के लिए पड़ोसन आई, जूते बांधिए, स्कूल बस आई, अगले दिन फिर पड़ोसन आ गई, तो अगले दिन उसके आटे में हाथ थे। तो मैंने बोला दीपचंद ये तो हर रोज़ का काम है। मैंने तीसरे दिन पड़ोसन को नहीं बुलाया, मैंने अपने बच्चों को कुर्सी बिठाया, एक हाथ से मुंह को लैस बांधा, एक इस हाथ से। तो मैं आज मेरे बच्चों को कई बार बोलता हूँ कि बेटा ऐसे पालन पोषण नहीं हुआ है जी। मैंने किसी के सामने झुका नहीं, उस कंडीशन में भी वो क्यों नहीं झुका हूँ? क्योंकि मैंने बोला आज अगर मैं झुक गया तो मेरे बच्चे तो कटोरा लेके खड़े हो जाएंगे। मेरे बाप की ये कंडीशन है। मेरी बीवी बोलेगी आप जैसे को कि मैडम आपको तो पता मेरी पति की कंडीशन ऐसे नहीं। आज मेरे बच्चे मुझ पर प्राउड करते हैं, मेरी बीवी प्राउड करती है। उल्टा मेरी बीवी बोलती है कि मुझे मेरा पति गर्व है। मतलब तो ये एक सोचना चाहिए। और मैं अच्छे काम करोगे तो आपका गांव भी, हम तो फैलियर आदमी थे। आप मतलब जिंदा दिल इंसान हैं। जिंदा दिल की बात नहीं है, जिंदा दिल तो देश के प्रति है। और देश के लिए जो आप गाना बोलते हो, मैंने अभी सर को भी सुनाया था, आपको सुनाता हूँ 2 लाइनें कि देशभक्ति के ऊपर है कि एक ही मिट्टी एक ही पूजा, एक ही मिट्टी एक ही पूजा, इसके सिवाना भाई दूजा, ओ इसके सिवाना भाई दूजा। मर जाएंगे मिट जाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, नाम वतन का हम कर जाएंगे, ओ गोद में इसकी हम सो जाएंगे। तो राष्ट्र सर्वप्रथम है जी। तो आपके अंदर कोई भी गम नहीं आएगा। गम कब आता है? जब हम दूसरे की चीजों को हड़पने की सोचते हैं। मैं हमेशा आदर्श मानता हूं स्वामी विवेकानंद को जी। मैंने जब सेना में ज्वाइनिंग किया, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देख करके ज्वाइनिंग किया, मैं आदर्श मानता हूं अपने APJ अब्दुल कलाम को, जिन्होंने पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। तो वो आप कहानियां पढ़ेंगे। मैं आदर्श मानता हूं उस दानवीर कर्ण को, न कि दुर्योधन को जो हड़पने की सोचता था, हमेशा उन्होंने त्याग दिया। तो मैं भी आज भले ही मेरी कंडीशन ये है, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि चाहे हाथ पांव हो ना हो, चाहे हाथ पांव हो ना हो, बची जिंदगी में हौसले काफी है। और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों ये थे लांस नायक दीपचंद नायक जी, कारगिल योद्धा के नाम से जाने जाते हैं। और आज इन्होंने हमसे बहुत अच्छी बातचीत की। इस बातचीत के साथ में ये भी समझ आ रहा है कि सैनिकों का एक दर्द क्या होता है, जिसे समाज को समझने की ज़रूरत है। अगले एपिसोड में हम इसी तरीके से किसी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।